गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण। तो बच्चों, आप लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे या स्वयं भी करते होंगे, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर आदि, दवाइयाँ आदि। बहुत सारी चीज़ें आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखते होंगे, जो कि औद्योगिक उत्पादन होते हैं। तो यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए आप उद्योगों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या हैं, उसके आधार पर ही आप वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, जिसके अंतर्गत सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम के वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल आदि के जो उद्योग होते हैं वो कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसलिए कि इन सारे उद्योगों में जो कच्चा माल का प्रयोग होता है वह कृषि से उत्पादित वस्तुओं का ही होता है। इसलिए इसको कृषि आधारित उद्योग कहा जाएगा। और जिन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग होता है उसको खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या मशीनें बनाने के लिए जो उद्योग हैं वो, औजार तथा जो पेट्रो रसायन से संबंधित उद्योग हैं वो सब के सब खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आप देखिए, जो वर्गीकरण का दूसरा आधार है उद्योगों के वर्गीकरण का, वह है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को आधारभूत उद्योग कहते हैं और दूसरे को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो आधारभूत उद्योग उन उद्योगों को कहेंगे जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। यानी आधारभूत उद्योगों से निकलने वाली या उत्पादित होने वाली चीज़ें दूसरे उद्योगों के लिए आधार का कार्य करती हैं, यानी दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे लोहा इस्पात है, तांबा प्रगलन है और एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। तो ये सारे के सारे जो है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी का जो है उद्योग, जिसको आप उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, ऐसे उद्योग जो कि उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए, सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। चाहे चीनी उद्योग हो, दंत मंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन या जो है कि जो तेल उद्योग हैं और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनका कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब के सब जो है उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब आप देखिए कि
उद्योगों के वर्गीकरण का तीसरा जो आधार है वह है पूंजी का निवेश। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण लघु उद्योग के रूप में किया गया है। तो एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यानी किस उद्योग को हम लोग लघु उद्योग कहेंगे, उसमें निवेश जो पूंजी है उसके आधार पर हम किसी उद्योग को लघु उद्योग कहेंगे। तो निवेश की सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है, इसलिए समय समय पर लघु उद्योगों के लिए जो स्वीकार्य निवेश है वो बदलता रहता है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। यानी जिन उद्योगों में 1 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश किया गया है उसे हम लघु उद्योग कहेंगे। फिर नेक्स्ट है उद्योगों के वर्गीकरण का आधार स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व और जिनका संचालन सरकारी एजेंसियों के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल जिसको कहा जाता है। तो ये 2 उदाहरण हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें कहा जाता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पूंजीपति के स्वामित्व की होती हैं। यानी कि किसी पूंजीपति या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जिन उद्योगों का संचालन किया जाता है उनको हम निजी क्षेत्र के उद्योग या निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर उद्योग है। ऐसे जो उद्योग हैं उनको हम निजी उद्योग या निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। फिर तीसरा है संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो संयुक्त उद्योग किसे कहेंगे? ऐसे उद्योग जो कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। फिर जो चौथी कैटेगरी है वह है सहकारी उद्योग, यानी जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है उन्हें हम सहकारी उद्योग कहते हैं। और संसाधनों का जो कोष होता है वो भी संयुक्त होता है और लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग जो है वह सहकारी उद्योग है, क्योंकि चीनी के लिए जो कच्चा माल है गन्ना, तो गन्ना की आपूर्ति करने वाले जो उत्पादक हैं और जो चीनी मिल चलाने वाले जो पूंजीपति हैं या लोग हैं, उन दोनों के हाथों में जो है इसका स्वामित्व और संचालन होता है। इसी तरह से केरल के नारियल पर आधारित उद्योग या जो डेयरीज होती हैं उनकी भी आप बात कर सकते हैं,
वो भी जो दूध उत्पादक हैं लोग, जो कि डेयरी चलाने के लिए दूध की सप्लाई करते हैं, और जो डेयरी चलाने वाले लोग हैं, तो उन दोनों के जो है कि सहयोग से डेयरी उद्योग चलता है। तो वह भी जो है कि सहकारी उद्योग ही कहलाएगा। अब उद्योगों के वर्गीकरण का आखिरी आधार इसमें है कि कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योगों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। यानी जिन उद्योगों से भारी वस्तुओं का उत्पादन होगा, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, तो यह क्या है, ये भारी वस्तुएं हैं। तो भारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसलिए ऐसे उद्योगों को भारी उद्योग कहा जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। तो यह क्या है, ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग भी करता है और हल्के जो है कि वस्तुओं का उत्पादन भी करता है। अब बच्चों जो है कि नेक्स्ट टॉपिक है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो आइए देखिए वस्त्र उद्योग के बारे में। तो वस्त्र उद्योग जो है भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो कपड़ा उद्योग है वो भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देश के कुल औद्योगिक उत्पाद का 14% कपड़ा उद्योग से आता है और रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का स्थान दूसरे नंबर पर है। इस उद्योग में 3.5 करोड़ लोगों को सीधे रूप से रोजगार मिला हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद में भी कपड़ा उद्योग का शेयर 4% का है, 4% का है। और यह भारत का इकलौता उद्योग है जो वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर है और संपूर्ण है। यानी कि इसके निर्माण के हर स्तर पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू है, वस्तुओं का जो मूल्य है, उसमें वृद्धि होती रहती है, अतिरिक्त जो है कि वृद्धि होती रहती है। तो इस उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले आप सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग पारंपरिक तौर पर आपके देश में सूती कपड़े बनाने के लिए तकली और हथकरघा का इस्तेमाल होता था। 18वीं सदी के बाद पावर लूम का इस्तेमाल होने लगा। किसी ज़माने में भारत का कपड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन बच्चों, जब अंग्रेज़ी हुकूमत आपके देश में थी, आज़ादी से पूर्व की बात अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी राज के समय इंग्लैंड की मिलों में बने कपड़ों के आयात के कारण भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया था। अब यदि वर्तमान में आप सूती कपड़े की बात करेंगे और सिंथेटिक कपड़े की बात करेंगे तो दोनों को यदि मिला दिया जाए तो वर्तमान में 1600 सूती और सिंथेटिक कपड़े की मिलें हैं आपके देश में, और उनमें से लगभग 80% प्राइवेट सेक्टर में हैं। बाकी की मिलें पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं। इनके अलावा हजारों ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनके पास 4 से लेकर 10 कारखाने हैं। तो सूती कपड़ा उद्योग की हम बात कर रहे थे, अभी आपको कुछ दूसरे आंकड़े भी यहाँ पर बताए गए। तो सूती कपड़ा उद्योग की बात
यदि हो रही है तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात की जाएगी कि यह उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो आपके देश में शुरुआती दौर में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कॉटन बेल्ट तक ही सीमित हुआ करता था और सूती कपड़ा उद्योग के लिए यह बेल्ट आदर्श था, महाराष्ट्र और गुजरात वाला। और आपको यह भी पता है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसी के कारण से, इसी सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण से। तो प्रश्न ये उठता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही यह उद्योग सबसे अधिक क्यों अवस्थित है। तो इसका कारण है कि यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। यहाँ पर निकटवर्ती बंदरगाह पाए जाते हैं, वो चाहे आप मुंबई की बात करेंगे या पोरबंदर की बात करेंगे तो वो इसके निकटवर्ती क्षेत्र में आते हैं। यातायात के साधनों से यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है, नम जलवायु है यहाँ की। तो ये सब कारण है जिससे कि शुरुआती दौर में या यूँ कहिए कि आज के भी समय में महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा की मिलें पाई जाती हैं, उद्योग पाए जाते हैं। तो कारण इसका क्या है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, कच्चे माल की उपलब्धता, बंदरगाह, यातायात के साधन, श्रम, नम जलवायु जो कि धागे बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसमें धागा टूटता नहीं है। तो ये सब जो है कि परिस्थितियाँ इन क्षेत्रों में उपलब्ध थी या हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो है कि सूती कपड़ा उद्योग पाए जाते हैं। यह उद्योग आप देखेंगे कि आज के समय में भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। तो यह उद्योग से कपास उगाने वालों, कपास चुनने वालों, धुनाई करने वालों, सूत की कताई करने वालों, रंगरेजों जो कपड़ा रंगते हैं, डिजाइनर, पैकिंग करने वालों और दर्जियों को रोजगार प्राप्त है। कपड़ा उद्योग कई अन्य उद्योगों को भी पालता है, जैसे केमिकल और डाई, मिल स्टोर, पैकेजिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्क्स। तो बच्चों, आज भी यदि आप देखेंगे कि कताई का काम मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन बुनाई का काम देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जापान को सूती धागे निर्यात करता है। सूती उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, आपका जो पड़ोसी देश है नेपाल, फिर सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों को भी निर्यात किया जाता है। और चीन के बाद भारत के पास तकुओं, जो स्पिंडल्स होते हैं, तकुओं की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता है। और भारत में वर्तमान की बात की जा रही है कि भारत में 3,40,00,000 के आसपास स्पिंडल्स की क्षमता है, यानी तकुओं की क्षमता है। सूती धागे के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1/4 यानी 25% है, लेकिन सूती पोशाकों के व्यवसाय में भारत का शेयर सिर्फ 4% का है। तो इसका मतलब कि अभी हम सूती पोशाकों के निर्माण में पिछड़े हुए हैं। इसमें अभी हमें आगे होने की या विकसित होने की, विकास करने की संभावनाएं निहित हैं। तो हमारे स्पिनिंग मिल इतने सक्षम हैं कि ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं और जो भी रेशे हम उत्पादित करते हैं उन सब की खपत कर सकते हैं। लेकिन हमारे बुनाई, कताई और प्रक्रमण यूनिट उतने सक्षम नहीं हैं कि देश में बनने वाले उच्च क्वालिटी के रेशों का इस्तेमाल कर सकें। बच्चों,
आपको इस टॉपिक में यह भी जानना है कि वर्तमान समय में सूती कपड़ा उद्योग किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है। तो इस उद्योग की मुख्य समस्याएं हैं बिजली की अनियमित सप्लाई और पुरानी मशीनों का होना। इसके अलावा अन्य भी समस्याएं हैं, जैसे श्रमिकों की कम उत्पादकता और सिंथेटिक रेशों का बाज़ार में आ जाना। सिंथेटिक रेशों से बने कपड़ों की बाज़ार में भरमार है, उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना। तो ये सब जो है सूती कपड़ा उद्योग के प्रमुख समस्याएं हैं। अब बच्चों जो है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर कुछ जानकारी के लिए भी दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए कि भारत में पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाई गई थी, मुंबई में लगाया गया था। दूसरी बात है जानकारी के लिए कि यूरोप जब 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था, ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। तो ये जो है कि 2 आपको जानकारी के लिए प्रश्न इसमें बातें दी गई हैं। बच्चों यहाँ पर एक और भी है, गांधी जी का कथन है कि महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया, ये प्रश्न है। तो इसका बहुत सामान्य सा उत्तर होगा कि गांधी जी का ये मानना था कि हमारे देश के लोग जो जब स्वयं सूत कातेंगे और कपड़ा बुनेंगे तो वे आत्मनिर्भर होंगे। हमारा जो गांव है, जो गांव के लोग हैं, वो यह काम करके खाली समय का उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। तो जब गांव जो है कि या गांव के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो गांव की समृद्धि पर गांधी जी का विशेष बल था। उनका मानना था कि भारत के विकास के लिए गांव का विकास करना जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए जो है कि इतना ही। एक और प्रश्न है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है। तो बुनाई से कपड़ा बनता है, धागे की तुलना में कपड़ा जो है कि ज़्यादा मूल्यवान होता है। इसलिए यदि हम धागे का निर्यात कम करके कपड़ों का निर्यात करेंगे तो हमें जो है विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये सोचने विचारने के प्रश्न हैं जिसको आप थोड़ा सा सोच करके उसका आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग फिर अगली नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।